नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अगले कड़ी की, जिसमें है आज बिहार जुडिशरी। इससे पहले हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के सिलेबस को डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ को भी किया और एमपी को भी किया। अब तक अपन ने 8 स्टेट का डिस्कशन कर लिया है, साथ साथ एक एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी दिया है। उसी कड़ी में आज मैं लेकर आई बिहार जुडिशरी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिहार जुडिशरी का एग्जाम कौन दे सकता है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम पूरा इंडिया दे सकता है, क्योंकि बिहार जुडिशरी में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि पूरा इंडिया दे सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके हिंदी मीडियम होता है। तो हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास लगभग 8 स्टेट होते हैं जहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हम इंग्लिश मीडियम के भी दे सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले तो सभी जगह दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सभी जगह है। देन आता है आपके पास बिहार जुडिशरी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए उसका प्री का सिलेबस क्या है, मेन का सिलेबस क्या है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बिहार जुडिशरी के अंदर प्रीलिमिनरी में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आपके जीके का पेपर, एक होता है आपके जीके और जीएस का पेपर 150 मार्क्स का, और दूसरा पेपर होता है अपना लॉ का पेपर। तो जीके जीएस इसलिए जुडिशरी वालों से कहूँगी, जितने भी एस्पिरेंट है जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दे। लगभग सभी स्टेट में है, छत्तीसगढ़ को छोड़ दो, राजस्थान को छोड़ दो, तो लगभग सारे स्टेट जो है जीके जीएस को कवर करते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। अपना रूटीन बुलाना हो कि मुझे पढ़ना, हाँ कम पढ़ना है पर पढ़ना है अपन को। फिर आता है इसके पास लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है। यहाँ पे आईपीसी नहीं है, बिहार में आईपीसी नहीं है, ना तो प्री में है और ना ही मेन में, दोनों में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इक्विटी है, एसआरए है, ट्रस्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टॉर्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट है और कंपनी लॉ है। एक चीज़ जो बिहार की अच्छी है कि बिहार के लोकल लॉज इसमें नहीं है, बट लोकल लॉज को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे दूसरे लॉज आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, लाइक कंपनी लॉ जो कभी पसंद ही नहीं आता है। तो कुछ फिर अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, तो जब एक नहीं होगी तो दूसरी तो आएगी, और दूसरी नहीं होगी तो पहले तो आएगी, है ना। तो वो तो आपके पास रह ही जाता है। इसके अलावा इसमें एक और लॉ होना चाहिए, मुझे ना पता नहीं क्यों इंटरनेशनल लॉ याद आ रहा था। जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, एविडेंस है, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बच गए। इंटरनेशनल लॉ क्यों याद आ रहा था? तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ओके, इंटरनेशनल लॉ यूपी में बच गई, यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो अनवांटेड लॉ है वो हमारे पास एक तो कंपनी लॉ है और दूसरा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ये दो थोड़े से अजीब हैं, बाकी सारा सिलेबस अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। प्री में तो ये भी ठीक है। अब मेन एग्जाम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेन एग्जाम के अंदर कंपलसरी पेपर होते हैं 5 पेपर कंपलसरी होते हैं। पहला पेपर होता है जीके का 150 मार्क्स, दूसरा होता है जीएस जनरल साइंस होती है 10th क्लास तक की 100 नंबर की, फिर आता है जनरल हिंदी 100 नंबर की, जनरल इंग्लिश 100 नंबर की, और देन आता है प्रोसीजर लॉ जिसके अंदर आपके पास आएगा एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, आर्बिट्रेशन, स्मॉल कॉजेस एक्ट। ये इसके कंपलसरी लॉ होते हैं जो कि बिहार जुडिशरी में आपके पास है। तो ये 5 पेपर तो मैंडेटरी। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे मैंने, ये 5 हेड्स हैं जिसमें से आपको 3 चूज़ करने पड़ते हैं। पहले में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, दूसरे में आपका हिंदू मुस्लिम लॉ है, तीसरे में टीपी, इक्विटी, ट्रस्ट और एसआरए है, चौथे में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट है, और पांचवें में आपके पास कंपनी लॉ, एनआई, पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। जैसे कि मैंने वेस्ट बंगाल का भी बनाया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप तैयारी करते हैं वेस्ट बंगाल और बिहार की तो काफ़ी चीज़ें कॉमन है इसके अंदर, आप अच्छे से कर सकते हैं। इन 5 में से आपको कोई 3 लेने हैं, तो 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। तो बिहार के मेन एग्जाम में टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। तो बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ ये है कि वो हर साल नहीं आती। अब देखो इस बार तो बैक टू बैक ही आ गई, तो कुछ कह नहीं सकते वैकेंसीज का, कभी कभी बैक टू बैक आ जाती है, कभी कभी 2-2, 3 साल भी नहीं आती है। तो स्पेशली जो कि एलएलबी कर रहे हैं उनको तो अभी से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, और जो एलएलबी कर चुके हैं फिर उनको तो सारे स्टेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम से बार बार जगह जगह एग्ज़ाम देते हो आप उससे जुड़े हुए रहते हो
और जुड़े हुए रहते हो तो सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन आता है आपके पास इसी कड़ी में आज मैं बिहार का एक एक्ट आपके सामने लेके आई हूँ। ट्रस्ट एक्ट है जो प्री में भी आता है और मेन में भी आता है, क्योंकि ऐसे कॉमन सब्जेक्ट तो मैंने बहुत सारे पढ़ा रखे हैं। पार्टनरशिप का किसी और स्टेट में पढ़ा रखा है, सेल ऑफ गुड्स का भी किसी और स्टेट में पढ़ा रखा है ना। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ट्रस्ट एक्ट को लेकर आई हूँ। तो बिहार का में जो ट्रस्ट एक्ट है वो प्री में भी आता है, मेन में, और ये ट्रस्ट एक्ट जो है ये यूपी में भी आता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। ट्रस्ट एक्ट इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, और रूटीन जो अपने जीवन में होता है उसी से रिलेटेड है, तो ज़्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट एक्ट के लिए आपको दो चीज़ें हैं, इसके बैरेक्ट भी आता है और इसकी बुक भी आती है। तो डिटेल पढ़ना तो बुक से पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप ट्रस्ट एक्ट से पढ़ सकते हैं। टीपी बिहार में क्या होता है, ट्रस्ट, इक्विटी और एसआरए एक साथ रहता है, और टीपी, तो इन सब की मिला के एक बुक आती है। वो हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं। तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए, वो होने से आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ऐसे तो लॉ फाइटर भी आती है, गाइड्स भी, पर वो बुक आती है तो उससे मेन के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट एक्ट। इसका नाम है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1882 है। ये 1 मार्च 1882 को आया है। क्या कहा कि इसका एक्सटेंड कब हुआ, 1 मार्च को हुआ। 1 मार्च 1882 को कमेंसमेंट हुआ है। 1882 के अपने पास 3 एक्ट हैं। एक अपने पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एक अपने पास टीपी एक्ट है, और एक अपने पास ईजमेंट एक्ट है। मैं पहले बात करती हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में ईजमेंट एक्ट हुआ करता था। आज भी कुछ स्टेट में ईजमेंट एक्ट कोर्स में है। तो टोटल 3 1882 के। इसका आया 1 मार्च 1882 को, और इसके सिग्नेचर हुए हैं 13 जनवरी 1882। आजकल प्री के एग्जाम में जो है सिग्नेचर डेट भी पूछ ली जाती है। फिर चैप्टर 1 जैसा सबका है वैसा ही इसका है, प्रिलिमिनरी है 1, 2 का 3। और फिर चैप्टर नंबर 2 आता है। ओके, टोटल चैप्टर्स में 9, एक बार ये कर लेते हैं। टोटल सेक्शन 96 है, इसमें एक शेड्यूल भी दी गई है। इसका एक्सटेंड जम्मू कश्मीर में तो हो गया, लेकिन अंडमान निकोबार में अभी भी नहीं है। और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका एक्सटेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से करवा सकती है। कौन करवा सकती है आपके यहाँ पे अंडमान निकोबार के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ना, इसलिए सेंट्रल। देखो, अगर जहाँ स्टेट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से करवा सकती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर अगर वर्ड आता पहले तो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी हमारे पास टोटल 8 है, उन 8 में जब भी हमें कोई चीज़ करवानी है तो कौन करा सकता है वहाँ पे? तो उसके अंदर हमारे करा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सीपीसी में आप देखना, अगर नागालैंड और असम के जनजातीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर्टिकुलर छोटे से एरिया स्टेट के, वहाँ स्टेट कराती है। सीआरपीसी में देखना स्टेट कराती है। तो बस ये याद रखना, जब स्टेट में किसी चीज़ को अप्लाई कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से, और जब सेंट्रल में किसी चीज़ को अप्लाई कराना है या यूनियन टेरिटरी में कोई चीज़ अप्लाई करानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से करवा सकती है। देन आता है बाकी जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, अब चैप्टर 1 कहता मैं तो प्रीलिमिनरी जैसे बाकी सबका है उसका मेरा भी वही है, तो मैं हूं आपका प्रीलिमिनरी। ठीक है, सेकंड आता आपके पास क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अब हमें ट्रस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट में कौन होंगे, कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, सेक्शन 4 to 10 में हम ट्रस्ट का क्रिएशन करेंगे। तो पहला आता प्रीलिमिनरी, सेकंड आता क्रिएशन। अब क्रिएशन ट्रस्ट का हो गया, तब आएगी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट यहाँ बैठ के काम करेगा तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या लाइबिलिटीज होंगी, जो आता है 11 से 30। यही मेन का क्वेश्चन है कि राइट डाउन ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्ट। देन आता राइट्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टी। तो पहले ट्रस्ट आया, और ट्रस्ट में काम कौन करते हैं? ट्रस्टी। जो लोग काम करते हैं उसको ट्रस्टी बोलते हैं, वो है 31 से 45 तक। तो ट्रस्ट एक्ट की क्वालिटी है एग्जाम में आंसर वैसे ही एक्सप्लेन करने जैसे कि कॉलेज में करते थे। यहाँ पे घुमा फिरा के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है बेटा, टाइटल लिखो, मतलब सेक्शन का टाइटल लिखो, 2-2 लाइन लिखो, तो इसमें ये सबसे ईजी रह जाता है। तो ये एग्जाम में आपको एकदम कॉलेज की तरह इसको करना होता है। तो चैप्टर 1 के अंदर प्रीलिमिनरी आता है, 2 में क्रिएशन करते हैं, 30 में ट्रस्ट की ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज होती है, और 4 में ट्रस्टीज की ड्यूटीज और लाइबिलिटीज होती है। तो ट्रस्ट आ गया, ट्रस्टी आ गए। अब हम किसके पास चलेंगे? और डिसेबिलिटी। अब हमें जो ट्रस्टी काम नहीं करता है उनको हटाना भी पड़ेगा, तो डिसेबिलिटीज ट्रस्टी की होगी, इनको हटाओ, नए को लेके आओ। 46 से 54 तक ये आ गए। अब ये ट्रस्ट बनता किसके लिए? लोगों के फायदे के लिए। तो जिन लोगों के फायदे के लिए ट्रस्ट बनता है उनको बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं? हितग्राही।
बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी। जो ट्रस्ट से बेनिफिट लेने आते हैं उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी लाइबिलिटीज। देखो जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व है, जहाँ दायित्व है वहाँ अधिकार है, जहाँ अधिकार है वहाँ ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है, और जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। तो अधिकार और कर्तव्य हम कहाँ पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में। और राइट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ पढ़ते हैं, हम ट्रस्ट एक्ट में पढ़ते हैं। देन आता है आपके पास वैकेंटिंग द ऑफिसर्स ऑफ द ट्रस्टी। अब ट्रस्टी 70 से 76 कहता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रस्टीज़ हैं उनकी वैकेंसी होने पर 89 पद के रिक्त हो जाने के विषय में अब ट्रस्टी अवेलेबल ही नहीं, काम कौन कैसे करेगा। बेनिफिशियरी को काम अर्जेंट है, अब उनके बेनिफिट के लिए काम कौन करेगा। तो कई बार बेनिफिट खुद से करना शुरू कर देते हैं और कई बार हमें दूसरे ट्रस्टीज़ को भी लाना पड़ता है। तो क्या का वैकेंट हो जाती है ऑफिस ऑफ ट्रस्टीज़ की, कहाँ से कहाँ तक, 70 से 76 तक। फिर आता है एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट्स, 77 से 79 तक कहता है न्यासों का निर्वापन के विषय में, कैसे उसको एक्सटिंग्विश करेंगे, कैसे खत्म होंगे, कैसे नए आएंगे, कैसे उसके नए राइट क्रिएट होंगे, उसकी बात करता है 77 से 79 तक। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मेन का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आता है, समस्यात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है। और देन चैप्टर नंबर 9 कहता है सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट की खुद की नेचर के हिसाब से चला रहेगा। न्यास प्रकृति की कर्तव्य बाध्यताओं के विषय में क्या क्या बाध्यताएं होंगी, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो बात करता है सेक्शन 80 से 96 तक। तो जब भी ट्रस्ट एक देखेंगे तो मेन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और जो प्री एग्जाम है उसके लिए पूरा पढ़ना होता है। प्री एग्जाम की क्वालिटी है कि प्री में कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए एक बार आपको थोरोली पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेन एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के देखे कर सकते हैं। तो जो भी बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता है सबसे पहला काम करें, बिहार जुडिशरी के प्री के पेपर लेकर आए, बिहार जुडिशरी के मेन के पेपर लेके आए, लाके उनको देखने के बाद सारे डायरेक्ट सारा मटेरियल आपके टेबल पे हो, और देन अपना एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाए, और टाइम टेबल बना के और उसकी अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट है राजस्थान जोधपुर में, तो यहाँ पर सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है बिहार जुडिशरी की क्लासेस भी लेती हैं। बट यहाँ पे हम लोग बिहार जुडिशरी में जीके जीएस नहीं पढ़ाते हैं, ओनली लॉ पढ़ाते हैं, सिर्फ लॉ की क्लासेस होती हैं। और आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर हम लोग जो है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना शुरू करेंगे, बट जीके और जीएस नहीं पढ़ाते, क्योंकि लॉ इंस्टीट्यूट है और मुझे लॉ आता है, मैं लॉ पढ़ाती हूँ, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, जो कि आने वाले दिनों में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी को फॉलो करेंगे, लॉ को करेंगे और हिंदी और इंग्लिश को फॉलो करेंगे। यहाँ पे बिहार जुडिशरी के लिए हमारे पास फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। आप फाउंडेशन बैच जिसमें 0 से जेड तक हम पढ़ाते हैं, यानी प्री के लिए प्लस मेन के लिए और इंटरव्यू के लिए। इस प्री मेन इंटरव्यू में लॉ कंप्लीट होगा, और जैसे कि नए बैचेस के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड होगी। इस क्लास की फ़ीस कितनी है, कितना क्या रहेगा, उसके लिए आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। टाइमिंग क्या रहता है, मॉर्निंग में हम लोगों का 7:30 से लेके 10:30 का टाइमिंग अवेलेबल है, और इवनिंग के अंदर हम लोगों का 5 to 8 क्लासेस चलती है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जोधपुर आके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। हम लोगों की जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल नहीं है, नोट्स क्लास में ही बनाए जाते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं क्लास में देते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे को टेस्ट होता है। जो टेस्ट पेपर होता है सैटरडे को हमारे पास, वो प्री का टेस्ट पेपर होता है, उसमें प्री के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस उसमें मेन के क्वेश्चंस भी होते हैं। साथ साथ क्लास के दौरान ही हम सिखाते हैं मेन के क्वेश्चंस कैसे लिखने होते हैं। जो पीडीएफ फाइल आपके पास पेपर में आएगी उसको वापस लेके हमें यहाँ पे भेजना है। तो आप जोधपुर आके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं। बिहार जुडिशरी की फ़ीस कितनी है, क्या रहती है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप 3 डेज डेमो क्लासेस लेकर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ती है, देन आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। और कोई आपकी जानकारी चाहिए बिहार जुडिशरी को क्लासेस से रिलेटेड, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।